कल डीसी मशीन न्यूमेरिकल का फर्स्ट लेक्चर मैंने चैनल पर अपलोड किया था। आज दूसरी क्लास है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, उस वीडियो को वॉच कीजिए अच्छे से, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन थोड़ा कम संख्या में उसमें अभी कवर हुए हैं, बट जो भी क्वेश्चंस कराया है विद कॉन्सेप्ट करवाया है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज दूसरी क्लास है, देखते हैं। डीसी जनरेटर के अभी न्यूमेरिकल्स ही चल रहे हैं। द डीसी जनरेटर्स रन एट स्पीड ऑफ 1000 RPM एंड फ्लक्स पर पोल इज 0.2 एवर. Number of pole are to the winding is wave wound and having 480 conductor. The critical speed is 1200 RPMs. Then the generator EMF will be. एक जनरेटर है जो 1000 RPM की गति से चल रहा है और हर पोल में उसमें प्रति पोल 0.2 वेबर फ्लक्स है। ठीक है, अब वेव वाइंडिंग है तो वेव में 2 पोल्स होगा। ठीक है, और वेव, हाँ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होगा, क्योंकि वेव में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है और लैप में A = P होता है। जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं उतना ही नंबर ऑफ पोल होता है। ठीक है, तो पोलों की संख्या यहाँ पर मशीन में 2 है और वाइंडिंग्स में जो Z = रहेगा, Z की संख्या, Z है नंबर ऑफ कंडक्टर, कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, तो 480 उसमें कंडक्टर है। क्रिटिकल वोल्टेज है 1200 RPM और देखिए 1200 RPM पर EMF कितना जनरेट होगा, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर इसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप देखते ही आंसर लगाएंगे, अदरवाइज आप इसको फॉर्मूले में वैल्यू रखकर सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जब भी अगर आपको जनरेटर के अंदर EMF जनरेट कराना है तो NC > N रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपका वास्तविक स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा है तभी EMF जनरेट हो पाएगा। क्रिटिकल स्पीड के ज़्यादा होने पर, क्रिटिकल स्पीड अगर ज़्यादा हो रही है तो उस टाइम पे कोई भी EMF मशीन में जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर देखिए अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग्स क्या है, अभी यहाँ पर NC > N है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जनरेटर में EMF जनरेट ही नहीं होता है। ठीक है, अगर ये क्रिटिकल स्पीड ज़्यादा हो जाता है पर उसका जो रोटर स्पीड है वो कम रहता है तो इस कंडीशंस में EMF जनरेट ही नहीं होगा, EMF = 0। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता है कि क्रिटिकल स्पीड किसी जनरेटर में ज़्यादा होने पर नॉर्मल स्पीड से EMF जनरेट नहीं होता है तो आप देखते हैं इसका आंसर 0 लगाते हैं। अदरवाइज फिर वही 5ZnP/P करके उसमें वैल्यू रख कर सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा। इसमें वेव वाइंडिंग और लेप वाइंडिंग्स दोनों के बारे में मैंने कल आपको कुछ बताया था और ये एक फार्मूला भी मैंने आपको कल डिस्कस किया था, E = 5ZnP/60A। ये लगभग सारे क्वेश्चंस में आपको काम आता है। ठीक है, ये डीसी जनरेटर का EMF इक्वेशंस भी है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको उसमें से बहुत कुछ कॉन्सेप्टली सीखने को मिलेगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है डीसी जनरेटर हैज पोल ऑफ ब्रश शिफ्ट ऑफ 6 एक्चुअल मीन्स ब्रश शिफ्ट ऑफ। एक डीसी जनरेटर में 6 पोल है और 6 डिग्री वास्तविक का एक ब्रश शिफ्ट है। ठीक है, तो एक ब्रश शिफ्ट का जो ब्रश शिफ्ट हो रहा है उसका क्या मतलब है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इसने सबसे पहले जो दे रखा है उस चीज़ को लिख लेते हैं। P = 6 और मैकेनिकल डिग्री कितना है, 6 डिग्री, फील्ड डिग्री = 6 डिग्री। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होगा, इनको इसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछ रहा है तो पहले लिखते हैं। फॉर्मूला होता है थीटा, ये डिग्री दिखा रहा है, मैकेनिकल डिग्री बराबर इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन 2। ठीक है, तो इसको अगर हम इसको वैल्यू रखेंगे, ये हमको ये चाहिए थीटा इलेक्ट्रिकल्स = हो जाएगा 6 × 6/2, तो ये से 3 है।
थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू आ जाएगा 18 डिग्री, 36 18 डिग्री, तो इसका आंसर 18 डिग्री रहेगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा ये वाला पोर्शन अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं उसको थोड़ा और इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये वाला ऐसे किस तरीके से कैलकुलेट हुआ था। कुछ बच्चों को जो बिल्कुल समझने में नहीं भी, बहुत से बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ पाती कि ये कैलकुलेशन कैसे हुआ था, तो इसको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। मैकेनिकल बराबर, ठीक है, अब इसको हमने जो P/2 है, P/2 से थीटा इलेक्ट्रिकल को डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर थीटा EL, इसके हर में कुछ नहीं है, थीटा इलेक्ट्रिकल में 1 रख दूँगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर P/2 है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही होगा। तो ये इससे गुणा होता है और ये इससे गुणा होता है। ठीक है, हाँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं थीटा ME बराबर थीटा EL इंटू 2/P। अब हमको ये निकालना था। ठीक है, इसको इधर पे लेके आते हैं। थीटा EL इंटू 2/थीटा मैकेनिकल इंटू P, क्योंकि यहाँ से अगर हमने इन दोनों को निकालना है तो ये और ये इंटू होंगे ना, तो थीटा मैकेनिकल इंटू P हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख के देखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा। थीटा इलेक्ट्रिकल्स को अगर हम लेंगे, थीटा EL बराबर, अब ये 2 नीचे हर में चले जाएगा, डिग्री मैकेनिकल इंटू P/2, यहाँ पे 2 था क्योंकि। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मैकेनिकल डिग्री है, ये पोल है, दोनों की वैल्यू हमको दे रखा था। ठीक है, तो 6 × 6/2, ठीक है, 6×6 = 36/2, इसी को यहाँ पर लिख देंगे 36/2, तो ये से आ गया 18 डिग्री आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। फाइंड द टोटल EMF जनरेटेड इन शंट जनरेटर विच डिलीवर 200 एम्पियर एट टर्मिनल वोल्टेज 230 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस शंट फील्ड रेजिस्टेंस आर 0.8 ओम एंड 50 ओम्स। ठीक है, किसी शंट जनरेटर में 230 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पर 200 एम्पियर देता है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस और शंट का रेजिस्टेंस 0.8 और 50 ओम है, 0.08 और 50 ओम। देखिए एक शंट जनरेटर है जो 230 वोल्ट उसका टर्मिनल वोल्टेज है और उसमें 200 एम्पियर का करंट है। ठीक है, और जो फील्ड वाइंडिंग है उसका शंट वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। ठीक है, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.08 ओम। तो देखते हैं, जो चीज़ हमको दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। हमको निकालना है इसमें EMF निकालना है जनरेटर का, को EMF निकालना है जनरेटर का यहाँ पे। ठीक है, और वोल्टेज हमको दिया हुआ है V बराबर 230 वोल्ट। ठीक है, और RSH भी दिया हुआ है। RSH कितना है देखिए, RSH 50 ओम। ठीक है, RA भी दिया हुआ है 0.08 ओम। और क्या दे रखा है IL 200 एम्पियर। तो ये टर्म्स हमको दिया हुआ था। सबसे पहले अब हम इसमें ISH निकालेंगे। मैंने आपको कल जो वीडियो बनाया था उसमें समझाया था ISH कैसे निकालना है। ISH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है
230 और आर कितना है, एस एच मतलब है तो शंट का करंट है, ठीक है। तो इसमें हम शंट का रेजिस्टेंस लेंगे 50, तो 0 से 0 कटा, 4.6 एम्पियर, ये वैल्यू निकल गया है आई एस एच का, ठीक है। आई एस एच का वैल्यू कितना आया, 4.6 एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद आई इज इक्वल टू होता है आई एल प्लस आई एस एच, ठीक है। तो आई बराबर, आई एल कितना दिया था, 200 एम्पियर प्लस एक मिनट्स, हाँ यहाँ पर 200 एम्पियर दिया था। उसके बाद आई एस एच का वैल्यू रखेंगे 4.6, तो आई कितना हो गया, 204.6 एम्पियर, ठीक है। आई का वैल्यू आ गया 204.6 एम्पियर। अब एक फॉर्मूला आपको कल जब न्यूमेरिकल्स करवाए थे तो उसमें मैं एक्सप्लेन करवाया था अच्छे से, उसको देखिए क्या था, किस तरीके से हम जी निकालते हैं या जनरेटर का ईएमएफ निकालते हैं। ई बराबर होता है वी प्लस आई आर, ठीक है। अब यहाँ पर वी दिया हुआ है 230 प्लस आई आर्मेचर करंट अभी निकाला था, आर्मेचर करंट अभी निकाला था ना, यहाँ फाइंड किया था 240.6 इंटू ये आर ए है 0.08, ठीक है, 0.08। अब इसको सॉल्व करेंगे, ई जी बराबर 230, इन दोनों को गुणा करोगे तो गुणा करके आएगा 16.37। जब इसके बाद दूसरा ये एम एफ इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर दो, अगर इन दोनों को गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद आएगा 246.44। देखो कौन सा आंसर है इसमें, 246.4, ये रहा 246.4, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको कल अच्छे से पूरा समझाया था, इसलिए अभी डीपली पूरा बताया नहीं क्या कौन सा है। देखिए ये बैक जो यहाँ पर है जनरेटेड ईएमएफ है और वी वोल्टेज है, आई आर्मेचर करंट है और आर ए आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेन है कि प्रोसेस को समझना, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले आपको वो लिखना है और उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन लगभग 50% सॉल्व हो जाता है। मेनली गलती स्टूडेंट क्या करता है कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं और सॉल्व करने लग जाते हैं। पहले अच्छे से 2 बार क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन 50% सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, किस तरह के कंपाउंड जनरेटर में लोड इस्तेमाल के कारण टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है ताकि उसका फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से बढ़ जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है इन अ विच टाइप ऑफ कंपाउंड जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज राइज विद एप्लीकेशन ऑफ लोड सो दैट इट्स फुल लोड वोल्टेज एक्सीड इट्स नो लोड वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें आपसे मेनली पूछा गया हुआ है कि कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसका प्रयोग उसके फुल लोड वोल्टेज पर नो लोड वोल्टेज बढ़ जाए, ठीक है। मतलब अगर हम उस पर लोड घटाएंगे, मतलब लोड बढ़ाते हुए वोल्टेज कम रहता है, लेकिन अगर नो लोड की बात करें
लोड डालने पर भी उसका वोल्टेज बढ़ जाता है, और नो लोड पर देखिए, नो लोड पर यहाँ से देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। किस तरह के कंपाउंड जनरेटर लोड के इस्तेमाल के कारण टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। इस लाइन को देखिए, लोड डालने पर उसमें जो टर्मिनल आउटपुट है वो वोल्टेज बढ़ जा रहा है, ताकि उसका फुल वोल्टेज नो वोल्टेज से बढ़ जाए। जो ये फुल लोड वोल्टेज है वो जब नो लोड पर, मान लो जैसे देखिए, नो लोड पर अगर इसमें 220 वोल्ट है, ठीक है, तो लोड डालने के बाद ये वोल्टेज 240 या 260 के करीब हो जाता है, 260 के आसपास हो जाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, वो कौन सा जनरेटर है जिस पर लोड डालने पर उसका नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जनरली होता क्या है, जब आप लोड डालते हैं तो वोल्टेज घटता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि लोड डालने पर उस जनरेटर का वोल्टेज जो नो लोड पर वोल्टेज था उससे भी ज़्यादा लोड डालने पर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओवर कंपाउंड। ठीक है, इसका आंसर ओवर कंपाउंड में होगा। अब देखिए ओवर कंपाउंड कैसे हुआ। ओवर कंपाउंड जनरेटर के प्रयोग से उसका फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से बढ़ जाता है। इसका आपको मैं बता देता हूँ कि ओवर कंपाउंड जनरेटर कैसे उसका कर्व होता है, अंडर कंपाउंड कैसे होता है, ठीक है, और कम्युलेटिव कंपाउंड कैसे होता है। 3 जनरेटर्स होते हैं इसमें, कम्युलेटिव कंपाउंड, ओवर कंपाउंड और अंडर कंपाउंड्स। देखते हैं इसका कर्व, इसका ग्राफ समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज होगा, यहाँ पर करंट होगा, ये VT है, VT मतलब टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपर जिसका वोल्टेज रहता है, ठीक है, यहाँ पर लोड करंट लिख देंगे पहले, लोड करंट I है, ये लोड करंट। अब लोड, 1 मिनट, ये लोड करंट है। ठीक है, लोड करंट बढ़ रहा है, अगर लोड करंट इधर को बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका थोड़ा सा इसमें कर्व बनाने में हो नहीं पा रहा है, यहाँ से एक सीधी ठीक है, जो सबसे ऊपर है, ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा लोड करंट बढ़ाने पर सबसे ज़्यादा टर्मिनल वोल्टेज किस में बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा आपका, यही क्वेश्चन का आंसर है ये। वह कौन सा जनरेटर है जिस पर लोड डालने पर वह उसका वोल्टेज नो लोड से ज़्यादा हो जाता है, मतलब नो लोड पर वोल्टेज कम होता है और फुल लोड डालने पर नो लोड से वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखिए हमने लगाया था ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, फिर ये दूसरा जो इसके बाद जिसमें कम इफेक्ट पड़ता है, ये होगा कम्युलेटिव कंपाउंड। ये वाला कम्युलेटिव कंपाउंड होगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा लोड डालने पर वोल्टेज घटता है वो होगा अंडर। देखिए ये था इसका सीरियल, और इस तरीके से आपको ग्राफ दिखा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो सबसे ऊपर है जिसमें सबसे कम लोड डालने पर सबसे कम वोल्टेज, सबसे कम घट रहा है और वोल्टेज बढ़ रहा है,
लोड करंट बढ़ाने पर अगर हम इसका करंट इधर से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो लोड करंट बढ़ा रहे हैं मतलब लोड बढ़ा रहे हैं। लोड बढ़ाने पर सबसे ज़्यादा जिसमें वोल्टेज बढ़ रहा है वो कौन सा जनरेटर होगा, ओवर कंपाउंड। उसके बाद लोड बढ़ाने पर सेकंड नंबर में लोड बढ़ाने पर वोल्टेज किस में बढ़ता है, कम्युनिटी कंपाउंड, और अंडर कंपाउंड में वोल्टेज घट जाता है। ठीक है, तो ये इसका सीरियल है ओवर कंपाउंड, कम्युनिटी कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। और सबसे कम इफेक्ट जो जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है लोड का वोल्टेज, जब हम लोड बढ़ाते हैं, ये लोड करंट बढ़ा रहे हैं यानी कि लोड बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज सबसे ज़्यादा फुल लोड पर वोल्टेज घटेगा तो अंडर कंपाउंड में, उसके बाद घटता है इसमें, और सबसे कम इफेक्ट होता है इसमें नो लोड से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये इसका सीरियल है ओवर कंपाउंड, कम्युनिटी कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी एक क्लास और मैं लगा के उसको बता देंगे कि किस तरीके से इसका वाइंडिंग जुड़ा रहता है और कौन सा करंट, शंट फील्ड करंट क्या होता है, आर्मेचर करंट क्या होता है। कम्युनिटी कंपाउंड में मेन फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स के साथ सपोर्ट करता है तो कैसे उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और डिफरेंशियल कंपाउंड में मेन फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स को विरोध करता है, उसका अपोज करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज में क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और करंट इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो अलग से क्लास लगा करके उसमें समझा देंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनरेटर का निर्धारण जो रेटेड है, मतलब रेटेड वोल्टेज है वो 2 किलोवाट है और 200 वोल्ट डीसी की वह भारधारा की आपूर्ति कर रहा है। ठीक है, नेटवर्क की क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा आप बस इसको समझना है किस तरीके से ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या दिया है, 2 किलोवाट, ये क्या है, उसकी जनरेटर की पावर है। जनरेटर की पावर कितना है, 2 किलोवाट। ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज कितना दे रहा है, 200 वोल्ट डीसी दे रहा है। 2 किलोवाट पावर है और टर्मिनल वोल्टेज 200 है। ठीक है, समझना है इसको बस, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर डीसी के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पी, और हमको निकालनी है भारधारा को, क्या फाइंड करना है, भारधारा फाइंड करना है। P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। और यहाँ से हमको पावर दिया हुआ है इसने और वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट चाहिए हमको, तो करंट आई इक्वल टू जाएगा P बाई वी, और इसी को हम पावर की इकाई वाट होती है, यूनिट वाट है, W अपॉन वी, W अपॉन वी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वाट कितना है, 2 किलोवाट, 2 किलोवाट है, इसको ध्यान से देखिएगा। किलोवाट मतलब है 2000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 2000 वाट बेटा, वी कितना है दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो ये कट जाएगा 10, तो आई कितना आ गया, आई इक्वल टू 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हुई, आई बराबर 10 एम्पियर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस था जो अगर समझ में आए तो आपको कुछ भी नहीं है। पी बराबर इस आपको यही करना था, यहाँ से पी इक्वल टू वी इंटू आई करके आई निकाल देना था। अगर इस तरीके से क्वेश्चन में कभी आपको अगर पावर दे रखा हो और करंट दे रखा हो, वोल्टेज पूछे, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखो आप क्या था। ठीक है, इसका मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूँ याद करने का, जो आप कभी भूलेंगे नहीं फिर। देखिए पी, इस ये ट्रायंगुलर याद रखिएगा, पी इक्वल टू वी इंटू आई। ये बहुत जीरो लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन मैं सभी बच्चों को लेकर के आपको चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ एडवांस लेवल के बच्चे होंगे तो वो ये ना सोचे कि मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें ऐसे आएंगे जो आपको पता नहीं होंगे। पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आई निकालना है तो इसको आप ढक दीजिएगा, अंगूठे से ढक करके देखिए तो पी क्या क्या दिखेगा हमको। पी देखिए, अगर आई को ढकेंगे तो पी अपॉन वी दिखेगा। ठीक है, तो आई बराबर यहाँ पर हो गया पी बाई वी, और इस तरीके से वी निकालना है तो वी को ढक के रखेंगे, वी निकालना है तो क्या दिखेगा, पी बाई
आई, और जब ठीक है आई निकालना है तो पी बाई आई का हो गया था। और ठीक है, जब पावर निकालना है तो तीसरा पावर बचा है, जब पावर निकालना है पी बराबर, ये दोनों आमने सामने, तो ये सिर्फ यही इंटू होंगे, पी बराबर वी इंटू आई। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस एसी के लिए भी यूज़ होता है, बस उसमें इंटू कॉस फाई आप ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर कॉस फाई का वैल्यू 1 होता है, तो 1 ऐड करने का कोई मीनिंग्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 ऐड नहीं किया। ठीक है, अगर कॉस फाई निकालने के लिए पूछे यहाँ पर आपको तो हो जाएगा, ये एसी के केस में रहेगा, ये याद रखना, कॉस फाई पावर फैक्टर और पावर फैक्टर सिर्फ एसी के केस में यूज होता है। कॉस फाई इज इक्वल टू पी अपॉन वी इंटू आई, ये याद रखिएगा। ठीक है, कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर के और भी फॉर्मूले होते हैं। कॉस फाई इज इक्वल टू, एक फार्मूला आप ये है आर अपॉन जेड, दूसरा फार्मूला होता है के डब्ल्यू अपॉन के वी ए, एक ठीक है, आर अपन जेड के डब्ल्यू अपन के वी ए, और एक और फॉर्मूला जो तीसरा वाला जी अपॉन वाई, यानी कि कंडक्टेंस बट्टा एडमिटेंस। ये थोड़ा नया होगा आपके लिए, शायद देख लीजिएगा इसको, कंडक्टेंस बट्टा एडमिटेंस, ये कंडक्टेंस है और ये एडमिटेंस है। एडमिटेंस को वाई से डिनोट करते हैं, वाई डिवाइस को प्रवेशिता बोलते हैं, और वाई इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू होता है जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडरूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जी कंडक्टेंस है और बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। देखिए फ्रेंड, अगर एक क्वेश्चन हमने कवर किया है तो इसके साथ साथ मैंने कम से कम आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप करे हैं, 6 या 7 क्वेश्चंस कवर हुए हैं, और अलग अलग तरीके से आपने हर न्यूमेरिकल्स को करना सीखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से पावर, वोल्टेज, करंट तीनों कैसे निकालते हैं। जो प्रेशर है उसके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर ये पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा था ये चीज़, और नॉर्मली सारे बुक्स में ये तो दिया हुआ रहता है, लेकिन ये बहुत कम जगह पर आपको मिलेगा, तो यही क्वेश्चन था उसमें, जी अपॉन वाई उसका राइट आंसर था। चौथा फॉर्मूला जी अपॉन वाई रहता है। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें जितना भी इससे पुटअप हो सकता है वो मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ डीसी जनरेटर 8 पैरेलल पाथ, ठीक है, 8 पैरेलल पाथ एंड 16 ब्रूस फॉर कलेक्शन ऑफ करंट आर यूज्ड इफ वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रूस इज 1 वोल्ट, देन रिडक्शन इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू कितना है 8, ठीक है, और ब्रूस कितने हैं 16, ब्रश कितने हैं 16, और क्या पूछ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें फॉर्मूला है आपको सबसे पहले हमको तो लिखना है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू, जो आपको मैंने बताया था इस लेफ्ट वाइंडिंग्स, जो यहाँ पर लेफ्ट वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू पी होता है, और वेव में 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे यहाँ पे, देखो ये रहा 8, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 8। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, ईएमएफ पूछ रहे ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस लिख देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रश बटा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी कि इसको लिखते हैं ए से और इसको लिखते हैं
ठीक है, इसको बी से डिनोट नंबर ऑफ ब्रूस को, ठीक है इसको रहने दीजिए। नंबर ऑफ ब्रूस बटा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, ठीक है। ब्रश की संख्या कितनी है, ब्रश कितना है, 16 है, 16, ठीक है। ब्रश कलेक्शन ऑफ करंट आर यूज, 16 ब्रश यूज़ कर रहे हैं और पैरेलल पाथ कितने हैं, 8 है, ठीक है। 8 से कट जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन इजीली आप मौखिक भी कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लिखने में थोड़ा सा राइटिंग इसमें शायद रहेगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा तो उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल ईएमएफ इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ब्रश अपॉन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये ए वाला इसकी बात कर रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बोल रहा है एक 4 पोल वेव वाउंड है, वेव वाइंडिंग है, 4 पोल की वेव वाइंडिंग जिसमें जनित्र चुंबकीय क्षेत्र 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ वेबर पर मीटर सी फ्लक्स है और 100 आरपीएम से घूम रहा है, 1000 आरपीएम पर गति कर रहा है, ठीक है। स्पीड कितनी है मोटर की, 1000 आरपीएम है। 1000 आरपीएम स्पीड के बाद विद्युत वाहक बल कितना होगा, ठीक है। तो ये मैं पूछ रहा है, देखिए जो चीज़ पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। वाइंडिंग कौन सी है, वाइंडिंग है वेव, तो वेव वाइंडिंग में मैंने आपको बताया था ए इक्वल टू कितना हो जाता है 2, ठीक है। और इसने फाई कितना दिया हुआ है, फाई की वैल्यू, फाई मतलब है फ्लक्स दिया हुआ है 5 × 10⁻³ ठीक है। और क्या दे रखा है, ठीक है। पोल दे रखा है, 4 पोल है ना, P इक्वल टू 4, ठीक है। और N भी है, N भी दिया हुआ है 1000, ठीक है। A इक्वल टू दिया हुआ है 2, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें फॉर्मूला है, ईएमएफ पूछ रहा है तो ईएमएफ के लिए आएगा E इक्वल टू 5ZNP/60A, ठीक है। 5ZNP/60A, फाइव देखो यहाँ पे फाइव का वैल्यू लिखा हुआ है ऑलरेडी, फाइव बराबर 5 × 10⁻³ जेड भी दिया था, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखेंगे फाइव का दिया है। जेड कितना था, जेड दिया होगा क्वेश्चन में, जेड मिस करके थे हम। चालकों की संख्या ये रहा, लिख देते हैं यहीं पर, जेड इक्वल टू था 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 × 5ZN और P कितना है, और N, हाँ उसके बाद N भी 5Z का लिख लिया, N की वैल्यू रखना होगा 1000 × P है 4, तो 5ZNP/60 × A का वैल्यू रख देते हैं, A कितना दिया हुआ था, A 2 होगा, ठीक है, यानी कि 2 रखते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा, E इक्वल टू काट इसमें 10 × आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, 10 × 1/,
1000/60, ठीक है, 60। हाँ, और इसको फिर सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद ई इज इक्वल टू आएगा 166 वोल्ट। 166 वोल्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए 160 वोल्ट कहाँ पे मिल रहा है, ये रहा, तो इसका आंसर ये राइट हो जाएगा। ये यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ लैप ऑन डीसी मशीन हैज 400 कंडक्टर एंड 8 पोल। The voltage induced per conductor is 2 volt. Machine generate the machine generate of voltage, ठीक है। कितना वोल्ट मशीन जनरेट करेगा, इसको हिंदी में समझते हैं। एक लैप ऑन डीसी मशीन है जिसमें 400 चालक हैं और 8 पोल हैं, ठीक है। चालक कितने हैं, 400 हैं और 8 पोल हैं, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। मशीन द्वारा उत्पन्न किया गया वोल्टेज बताइए। हमको ये ज्ञात करना है, मशीन द्वारा उत्पन्न किया गया वोल्टेज ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखते हैं। जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू कितना है, देखिए जेड ये है, नंबर ऑफ कंडक्टर होता है जेड 400, ठीक है। उसके बाद लेप वाइंडिंग है, समांतर पथों की संख्या, लेप यहाँ पर लेप वाइंडिंग था, ये है लेप वाइंडिंग, समांतर पथों की संख्या। ए इक्वल टू लेप वाइंडिंग में क्या होता है, पी वेव होता तो 2 होता, ठीक है, पी, ठीक है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू पी है और पी भी हमको दिया हुआ है, देखो यहीं पे पी का वैल्यू कितना था, 8 पोल, 8 पोल, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बराबर पी है, मिनट, यहाँ पे देखिए ये ए बराबर पी है, जितना ए है, जितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है उतना ही पोल है, और जितना पोल है उतना ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, ठीक है। तो ए बराबर, यहाँ पी दिया हुआ 8, तो ये 8 हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यहाँ डिप्लेक्स होता तो 16 होता, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लेक्स लेप दिया हुआ है, लेप दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि सिंप्लेक्स, डिप्लेक्स ट्रिप्लेक्स लिखा हुआ है तब आपको ये कैलकुलेशन चीज करना होगा, अदरवाइज जितना पोल है उतना ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहेगा। ए इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक पैरेलल पाथ में जेड कितना होगा, ठीक है। ये तो 8, ये जो है 8 पैरेलल पाथ के चालकों की संख्या है, हमको चाहिए एक पैरेलल पाथ के चालकों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, एक समांतर पथ में चालक की संख्या बराबर क्या करेंगे, अगर ये 8 समांतर पैरेलल पथ में 400 चालक हैं तो एक समांतर पथ में कितने होंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप यहाँ पर, एक समांतर पथ में नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ इज इक्वल टू, देखो 8 में इतना था ना 400, इसको डिवाइड कर देंगे 400/8, तो ये आ जाएगा कितना 50, ठीक है 50। अब देखिए प्रति चालक ये 50 आ गया, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 50 आ गया। अब हमको देखना है पर कंडक्टर वोल्टेज कितना है, पर कंडक्टर वोल्टेज दिया होगा, ये देखिए यहाँ पर कंडक्टर वोल्टेज 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, ठीक है। ये इसने पूछा था
देखिए द वोल्टेज इंड्यूस्ड पर कंडक्टर, ये तो 8 कंडक्टर था, पर कंडक्टर निकालेंगे तो पैरेलल पाथ कितना निकला, नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर इन वन पैरेलल, नंबर ऑफ टोटल पर इसको भी अगर हम पर कंडक्टर लिख दें, नंबर ऑफ टोटल पर कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ, ठीक है। एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर पैरेलल पाथ में कितना आया, ठीक है। मतलब अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, एक समांतर पथ में चालक की संख्या कितनी आई, जेड इज इक्वल टू कितना है, ये जेड है, यहाँ पे जेड लिखो, जेड इज इक्वल टू कितना आया 50, ठीक है। जब एक समांतर पथ में 50 चालक हैं और एक में वोल्टेज 2 है तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन पैरेलल पाथ, यहाँ से लिखते हैं induced EMF in one induced EMF in one parallel path is equal to, ठीक है, टोटल यहाँ पर जेड पाथ कितना आया था 50, और एक में देखो कंडक्टर में एक में वोल्टेज 50 कंडक्टर है और एक में वोल्टेज कितना है 2, तो इनटू इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसका 100 वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिएगा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो 8 पोल दिए थे इसने, ठीक है, और 400 कंडक्टर दिए थे, तो 8 पोल दिए थे तो 8 पैरेलल पाथ था, 8 पैरेलल पाथ में 400 कंडक्टर थे, हमको एक पैरेलल पाथ का कंडक्टर निकालना था, इसलिए हमने 400 को 8 से डिवाइड किया तो 50 आया। तो एक पाथ में नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर कितने, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने थे, जेड, नंबर ऑफ कंडक्टर जेड इज इक्वल टू 50, ठीक है। जब एक पैरेलल पाथ में 50 कंडक्टर और एक कंडक्टर पर 2 वोल्ट है तो 50 गुना 2 100 वोल्ट। ये था आज का दूसरा लेक्चर। आप अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिला हो तो शेयर कीजिए जितना हो सकता है अपने फ्रेंड से, और आगे आपको इससे बेटर स्टडी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करेंगे। अभी थोड़ा न्यूमेरिकल है तो लेंदी हो रहा है क्लास, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप इस तरीके से डीपली आराम से इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपने 50 क्वेश्चन पढ़े उसमें से सीखा कितना, इस तरीके से पढ़ने से आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। ऊपर पढ़ने से आपको संतुष्टि तो हो जाएगी कि मैंने 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, बट उसमें से आपने एक्सेप्ट कितना किया वो मायने रखता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो।